हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइव प्रोसेसेस चैप्टर को। राइट, लाइव प्रोसेसेस चैप्टर को ऑलरेडी हमने 3 पार्ट इसका कवर कर लिया है एंड पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया था, बट हमने उसमें जो सो एकदम डिटेल में जो एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को, तो इसीलिए वो थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, बट डोंट वरी। और ये आज का जो है सो वीडियो जो है सो दैट इज द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। राइट, और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग लाइव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने कवर किया है न्यूट्रिशन को, देन डाइजेशन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप के रेस्पिरेशंस होते हैं, एनिमल में कैसा होता है, प्लांट्स में कैसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है, दिस थिंग्स वी विल डिस्कस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रीदिंग क्या होता है। राइट, व्हाट इज ब्रीदिंग। तो अगर हम बात करें ब्रीदिंग का, तो ये फिजिकल प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिजिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। राइट, ब्रीदिंग कहते क्या किसको है? ठीक है, ब्रीदिंग एक प्रोसेस है, मतलब हम जब सांस लेते हैं ना, ठीक है, तो हम एयर इनहेल करते हैं एंड एयर एक्सहेल करते हैं। ओके, दैट प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। इट मीन्स टेकिंग इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेना, बॉडी के अंदर लेना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब क्या होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ऑक्सीजन रिच एयर का मतलब ये हुआ कि वो एयर जिसमें ऑक्सीजन का क्वांटिटी ज़्यादा है। राइट, देखिए हम लोग जो इनहेल करते हैं एयर एंड एक्सहेल भी एयर करते हैं। वी डो नॉट इनहेल ऑक्सीजन। ठीक है, कितने बच्चे समझते हैं कि वी इनहेल ऑक्सीजन? नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा एयर इनहेल करते हैं। पूरा एयर जो है जाता है लंग्स में। राइट, एंड उस एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाता है एंड ब्लड जो है सो उस ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ईच एंड एवरी सेल, और वो हर एक सेल को सप्लाई किया जाता है। उस ऑक्सीजन का यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन में, एंड एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ब्लड जो कलेक्ट करके लाता है लंग्स तक, हम फिर जो सो एयर एक्सहेल करते हैं। तो जो हम एयर एक्सहेल कर रहे होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि लंग्स तक लाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ब्लड के द्वारा फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो हम एक्सहेल करते हैं, गिव आउट करते हैं, बॉडी से बाहर एयर निकालते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है, और जो बॉडी के अंदर लेते हैं वी टेक इन द एयर। ठीक है, तो उस एयर में क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। राइट, तो टेकिंग इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। राइट, इसी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब हम जो इनटेक किया हमने एयर एंड गिव आउट किया एयर, राइट, तो इनटेक जो कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन मतलब क्या? इनहेलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर इनसाइड द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जो एयर हमने लिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेलेशन। एंड फिर क्या होता है कि एक्सहेल हम करते हैं एयर, यानी कि द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट ऑफ द एयर। मतलब हम इनहेल किया, एयर बॉडी के अंदर लिया, दैट प्रोसेस कॉल्ड इनहेलेशन, और बॉडी से बाहर जो गया, राइट, बॉडी से बाहर, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो इस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को ऑल टुगेदर हम लोग बोल सकते हैं ब्रीदिंग। सो वी कैन से दैट ब्रीदिंग इक्वल्स इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेल एंड एक्सहेल करने को होल प्रोसेस को हम बोलेंगे ब्रीदिंग। और हमने एयर को इनहेल किया, एयर को एक्सहेल किया, तो इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इट मीन्स ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग आपका हो गया फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस बन ही नहीं रहा है। दिस इज फिजिकल प्रोसेस। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं। ये डायग्राम हो गया
इसको ऐसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही कि जब हम इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें बॉडी में क्या चेंजेस होता है जो इसमें हेल्प करता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। तो लंग्स कैसे काम करता है, डायफ्राम कैसे काम करता है, रिब्स कैसे काम करता है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ठीक है, तो हमने एयर इनहेल किया, बॉडी के अंदर लिया, एक्सहेल किया, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ब्रीदिंग। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग रेस्पिरेशन पे, राइट। विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन जो है ना बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस, और सिंपली यू कैन से केमिकल प्रोसेस, राइट। वो केमिकल प्रोसेस जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर होता है उसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या होता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है। तो इसीलिए इस केमिकल प्रोसेस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस बोलेंगे, राइट। ये है आपका केमिकल प्रोसेस ही, बट बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हमने बोला बायो, राइट, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस का हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोसेसेज which occur inside the body of living organisms, right। मतलब वो सारे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस बोलेंगे, या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी कह सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, और इस केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि फूड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। देखिए हमारे बॉडी जो है सो लॉट्स ऑफ सेल्स का बना है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का हमारा बॉडी बना है, एंड हर एक सेल हमेशा एक्टिव होता है, फंक्शन परफॉर्म करते रहता है, और फंक्शन करने के लिए उसे चाहिए एनर्जी, राइट। तो हम लोग तो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, फूड मिला, हर एक सेल को फूड सप्लाई हुआ, ठीक है, ग्लूकोज सप्लाई हुआ, और उस ग्लूकोज से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। बट कैसे? वो ग्लूकोज जो है ना ब्रेक होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है, और इस ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है, उसी एनर्जी को सेल्स यूज करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोला जाता है। मतलब रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स, ओके, आर ब्रोकन डाउन। वो क्या होता है, ब्रेक होता है, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और एनर्जी का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, चलिए तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या, तो द प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये टू सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में रहेगा, ओके, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड मतलब क्या, वही जो फूड डाइजेस्ट हुआ था, हमने एब्जॉर्ब किया था। यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, राइट। तो वो जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, राइट। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। यानी कि जो प्रोसेस होता है, हम ब्रीदिंग किए मतलब एयर लिए, एयर हम गिव आउट किए, एंड साथ में जो ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुआ एटीपी के फॉर्म में। तो इस होल प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखिए रेस्पिरेशन जो है ना, जनरली हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन इज व्हाट, रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज molecule to release energy, ठीक है। यानी कि रेस्पिरेशन हम बोलते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। बट इसका ब्रॉड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग भी आ जाता है, ठीक है। क्या होता है कि रेस्पिरेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसमें क्या होता है कि इनहेलेशन होगा। हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, ठीक है, एयर को इनहेल किया, वो लंग्स में गया, उस एयर में से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा, और ब्लड उस ऑक्सीजन को सेल्स तक सप्लाई करेगा, और फिर उस ऑक्सीजन का क्या होगा, यूज होगा एनर्जी प्रोडक्शन में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज
मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और इस ब्रेकडाउन में क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है एंड उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं, तो प्लस एक्सेलेशन, ठीक है, एक्सेलेशन। इस होल प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। मतलब इनहेल हमने किया, फिर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ एंड एक्सेल हमने किया, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये ब्रॉड डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इनहेलेशन एक्सेलेशन हो रहा है एंड इनहेलेशन एक्सेलेशन को हम टुगेदर बोलते हैं ब्रीदिंग। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है भाई, ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है, टेकिंग इन द एयर एंड गिविंग आउट ऑफ द एयर। अब प्लस क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, राइट। तो इस होल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कि रेस्पिरेशन जो है ना, उसमें आपका जो ब्रीदिंग भी आ जाता है, ठीक है। बट इन शॉर्ट हम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं सिंपली कि अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो ओके, बट ये मोर एप्रोप्रिएट होगा, राइट। अब क्या होता है कि देखिए, फूड जो हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, फूड हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी सब्सटेंस कोई चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई मशीन है, मशीन को रन करने के लिए कोई ना कोई फ्यूल हम यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा। जस्ट लाइक बाइक को रन करने के लिए हम लोग जनरली क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या हो गया, उसके लिए फ्यूल हो गया। तो ऐसे ही हमारा बॉडी जो है एक तरह का मशीन है, इसको रन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमको आता है फूड से। तो वी कैन से कि फूड जो है ना, दैट इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, ठीक है। फूड क्या है, फ्यूल है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी, ओके। रेस्पिरेशन जो है दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस होता क्या है, तो देखिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है, ठीक है। प्रोसेस इन विच large molecule is broken down into smaller molecules, ठीक है। यानी कि कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि ब्रेक डाउन होता है, राइट। क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, तो वो कैटाबॉलिक हो गया। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एनाबॉलिक। व्हाट इज दैट कॉल्ड, एनाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, टू और मोर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सिंपली कॉम्बिनेशन होता है, इतना समझिए, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक। यानी कि एनाबॉलिक में कॉम्बिनेशन होता है एंड कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, इस सब में कन्वर्ट होता है। यानी कि रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें कि भाई इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन की, ऑब्वियसली रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस को हम इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली देखिए, वैसे तो रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, राइट। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एरोबिक एंड एनएरोबिक, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ही, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, राइट। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। और यहाँ पे एरोबिक एंड एरोबिक दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशंस होता है। तो अगर आपको बोला जाए कि भाई एरोबिक का लिखिए केमिकल इक्वेशन, तो अलग होगा, एन एरोबिक का अलग होगा। बट आपको ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कि भाई किस रेस्पिरेशन का लिखना है। तो सिंपली अगर बोला जाए कि भाई इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, तो सिंपली आप ये लिखेंगे कि भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है,
एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन। और एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा हीट के फॉर्म में, राइट। एटीपी क्या होता है कि इट इज यूज्ड बाय सेल फॉर डिफरेंट पर्पसेज, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एटीपी का जो है सेल्स के द्वारा यूज होता है। एंड हीट जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे बॉडी के वार्मथ को मेंटेन करता है, और एक्स्ट्रा हीट जो होता है वो हमारा बॉडी रेडिएट करता है। हमारा बॉडी हमेशा हीट रेडिएट करता है, हमारे बॉडी से हमेशा हीट रिमूव होते रहता है, राइट। ये जरूरी है क्योंकि बॉडी का अगर इंटरनल टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हीट, तो क्या होगा कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, इसलिए क्या होता है कि ब्लड हीट को कैरी करके लाता है स्किन तक, स्किन से हमारा बॉडी हमेशा हीट रेडिएट करता है, ठीक है। यू कैन फील इट, जैसे ठंड के समय में जो है हम लोग नोटिस करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी बैठेंगे अगर ठंडा है वो थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है, ठीक है। बिस्तर पे अगर लेटे हुए हैं तो दैट बिकम्स वार्म, क्यों? क्योंकि वहाँ क्या होता है कि हमारे बॉडी से हीट जो रिलीज हो रहा होता है तो वो उसको गर्म कर देता है, राइट। तो हमारा बॉडी हमेशा हीट रिलीज करते रहता है, हमेशा, क्योंकि रेस्पिरेशन हमेशा होते रहता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, ठीक है, हर एक सेल में हमेशा होते रहता है, एनर्जी हमेशा चाहिए होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि रेस्पिरेशन जो है इसमें जो है सो क्या हो रहा है कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो ब्लड कैरी करके लाएगा लंग्स तक, उसको हम एक्सहेल कर देंगे। एंड वाटर भी डिफरेंट वेज में क्या होता है कि हमारे बॉडी से रिमूव होता है। हम लोग जो एक्सहेल करते हैं तो उधर से भी वाटर जो है वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है, स्वेटिंग के थ्रू रिलीज होता है। हम वाटर को रिमूव करते हैं यूरिनेशन प्रोसेस से भी, ठीक है। तो डिफरेंट वेज में क्या होता है वाटर रिमूव हो जाता है एंड एनर्जी जो है सो आप एटीपी जो है सो यूज कर लिया जाता है सेल्स के द्वारा एंड हीट जो है हमारे बॉडी के वार्म करता है, एक्स्ट्रा हीट को हमारा बॉडी रेडिएट कर देता है, राइट। तो देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, और जिस भी प्रोसेस में हीट अगर रिलीज हो रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा हीट रिलीज होता है, राइट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, हीट रिलीज होता है, उसको हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भूलना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। ओके, नाउ क्या कह रहा है कि द एनर्जी रिच फूड स्टफ्स, 1 मिनट, ओके, द एनर्जी रिच फूड स्टफ्स, ठीक है, मतलब एनर्जी रिच फूड स्टफ्स मतलब क्या? फूड स्टफ्स इज फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, और एनर्जी रिच फूड मतलब क्या? वो फूड जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोवाइड जो करता है वो क्या होता है आपका? उसमें जनरली ग्लूकोज या फ्रक्टोज वगैरह रहता है, क्योंकि यही एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो एनर्जी रिच फूड स्टफ्स होता है उसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह लार्ज क्वांटिटी में होता है, राइट। तो क्या करा कि एनर्जी रिच फूड स्टफ्स आर चेंज टू वाटर। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है वाटर एंड CO2 में चेंज हो जाता है। अभी हमने देखा ना कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया गया कि वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन के समय, एंड एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हीट ऑल्सो यू विल मेंशन, ठीक है। ATP एंड हीट के फॉर्म में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ATP जो है ना एक तरह का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट PO4 होता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का पार्ट होता है। तो इसमें ये ग्रुप 3 होता है, इसलिए हम बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। एक ADP भी होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ADP में 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है एंड ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, राइट। तो ATP के फॉर्म में क्या होता है ना, मतलब इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है, और ATP ही एनर्जी को कैरी करता है। जब भी सेल को जरूरी होता है तो ATP ब्रेक होता है, एनर्जी रिलीज होता है, सेल उसका यूज करता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं ATP के बारे में। देखिए होता क्या है ना कि हमारे सेल्स में 3 तरह का फॉस्फेट होता है, ठीक है। एक तो ATP हमने देख ही लिया, ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट, राइट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक होता है एडीपी, इसका मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसको पीआई से इंडिकेट करते हैं या फिर आईपी से भी इंडिकेट किया जाता है कितने बुक में। तो ये आपका हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तीनों ऐसा जो है सो कंपाउंड है जो फॉस्फेट कंटेन करता है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तीनों फॉस्फेट है। ये दोनों जनरली क्या होता है ना, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री के एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह क्या होता है, राइट। तो देखिए ये तीनों आपका मॉलिक्यूल है, तीनों फॉस्फेट कंटेन करता है। तो देखिए सेल में होता क्या है ना कि एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये छोटा मॉलिक्यूल होता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप है, ट्राई मीन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप है, और इसमें जो है 2 फॉस्फेट ग्रुप है। तो एटीपी लार्जर मॉलिक्यूल होता है, क्या होता है, एटीपी वो लार्जर होता है एडीपी से। ओके, तो होता क्या है कि एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये दोनों क्या होता है, कंबाइन होता है, और इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एनर्जी यूज होता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उस एनर्जी का तुरंत यूज हो जाता है एटीपी के बनाने में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है ना, यहाँ पे जो एनर्जी मिल रहा है ये रेस्पिरेशन वाला है। तो ये इस एनर्जी के हेल्प से क्या होता है कि एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके एटीपी बना लेता है, राइट। क्या बना लेता है, एटीपी। और ये लार्जर मॉलिक्यूल है, इसमें नया बॉन्ड बना, ये दोनों कंबाइन होके ये बना लिया, कंबाइन हुआ तो ऑब्वियसली बात है नया बॉन्ड बना। तो नया बॉन्ड के फॉर्म में एक तरह से ये एनर्जी स्टोर हो गया। अब जब सेल को एनर्जी चाहिए होगा, तो ये एटीपी जो है वो ब्रेक होगा वापस से एडीपी, ओके, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, प्लस अब जो एनर्जी रिलीज होगा उसको डायरेक्टली अब सेल यूज करेगा। तो एटीपी के फॉर्म में एक तरह से क्या हुआ, एनर्जी स्टोर हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि एटीपी जो है एनर्जी को कैरी करता है, इसलिए एटीपी को एनर्जी कैरियर ऑफ द सेल भी बोला जाता है, राइट, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये कंबाइन होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में एनर्जी का जरूरत होता है, जो कि रेस्पिरेशन में जो रिलीज हुआ वो एनर्जी है। ये कंबाइन होकर एटीपी बनाया, लार्ज मॉलिक्यूल कंबाइन हुआ तो न्यू बॉन्ड बना, और न्यू बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी एक तरह से स्टोर हो गया। अब जब भी सेल को एनर्जी का जरूरत होगा तो एटीपी क्या होगा, वो ब्रेक होगा वापस से एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, इसको जो सो क्विकली सेल यूज कर लेगा, ठीक है। इट विल बी यूज्ड बाय सेल। तो एक तरह से एटीपी के फॉर्म में क्या हुआ, एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मूव कर रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या, एनर्जी कैरियर, ठीक है। एनर्जी को कैरी कर रहा है न्यू बॉन्ड के फॉर्म में, इसलिए इसको बुलाया था एनर्जी कैरियर। वापस ये एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, फिर इसका यूज बाद में होगा एटीपी के फॉर्मेशन में, और ये साइकिल चलते रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में जो है सो डिफरेंस को देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा था कि भाई ये फिजिकल है, ये केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो नेचर की बात करें तो ये फिजिकल प्रोसेस है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि न्यू सब्सटेंस बनता है जनरली, ठीक है। डेफिनेशन तो ऑलरेडी हमने देखा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, ऑक्सीजन रिच एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगा, यू विल करेक्ट इट। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। साइट की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग कहाँ पे होता है, मेनली लंग्स में होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज टू ऑर्गेनिज वैरी करता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरली ये ह्यूमन की बात हो रही है, ठीक है। किसी में ब्रीदिंग लंग्स के थ्रू होता है, अगर हम फिश की बात करें तो उसमें ब्रीदिंग जो है सो गिल्स के थ्रू होता है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग के में जो है सो स्किन के थ्रू भी होता है एंड लंग्स के भी थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंग्स लिखा हुआ है ये मेनली जो आपका ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा है, इसीलिए, राइट। अदरवाइज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग का जो साइट अलग होता है, इसके लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं।
रेस्पिरेशन की बात करें तो ये भाई सेल में होता है, हर एक सेल में होता है, ईच एंड एवरी सेल में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी इसमें कह रहा है कि ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता, उसमें तो यूज होता है, ठीक है, ये डज नॉट रिलीज एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। एटीपी प्लस हीट, हीट भी लिखना होगा, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी रिलीज हो रहा है। एंजाइम्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजाइम जो है ना, दिस इज रिक्वायर्ड और दीज आर रिक्वायर्ड इन द केमिकल प्रोसेस, और ब्रीदिंग केमिकल प्रोसेस है नहीं, तो एंजाइम का जरूरत होगा ही नहीं, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एंजाइम्स का जरूरत होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पर, ठीक है। रेस्पिरेशन जो है सो मेनली दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है ना, देखिए एरोबिक का मतलब क्या होता है, एरोबिक का मतलब होता है विथ एयर, क्या होता है, विथ एयर, यानी कि एयर के हेल्प से होता है, यानी एयर में होता है। एयर जब भी देखिए बायोलॉजी में या केमिस्ट्री में जब भी बोला जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहाँ पे एयर वर्ड जो है ना वो रेफर करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हम तब बोलेंगे रेस्पिरेशन को जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, राइट, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्रेक होगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, तो हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो वो एनएरोबिक हो जाएगा। एनएरोबिक मीन्स विदाउट एयर, तो ये विदाउट ऑक्सीजन हो जाएगा, एयर मतलब क्या, ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। तो चलिए इसके डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स, यानी कि भाई ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली टू फॉर्म CO2 एंड H2O। CO2 एंड H2O बनाता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसमें जो है सो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए एरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में ग्लूकोज ब्रेक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एरोबिक की बात करते हैं तो इसमें होगा कि भाई ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen। यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। एनएरोबिक में क्या होगा कि ब्रेकडाउन जो होगा, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने देखा कि भाई एक प्रोसेस जो है ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और दूसरा प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। एक में ऑक्सीजन का जरूरत है, एक में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली, यानी कि इसका ब्रोकन डाउन कंप्लीटली होगा एकदम, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली नहीं होगा, यानी कि ब्रेक तो होता है, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, बट उसका फर्दर ब्रेकडाउन पॉसिबल है, और ज़्यादा छोटे में वो कन्वर्ट हो सकता था बट हुआ नहीं। और यहाँ पे क्या होगा कि एरोबिक में जो सो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो गया कंप्लीटली, मतलब जितना छोटा में वो कन्वर्ट होना था मॉलिक्यूल में, वो जो सो कंप्लीटली उतने छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया है।
यहाँ पे जैसे इनकम्प्लीटली हुआ, मतलब जो ब्रेकडाउन तो हुआ बट अभी भी जो मॉलिक्यूल बना है उसका फर्दर ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है, ये होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि देखिए कि जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ना तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, राइट। यानी कि इसमें जो है एरोबिक में लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि इनकम्प्लीटली अभी भी और ब्रेक हो सकता है और एनर्जी रिलीज हो सकता है, यानी कि यहाँ पे जो है कम एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वेरी लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, बहुत कम एनर्जी इसमें रिलीज होता है, राइट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि एरोबिक क्या होता है एंड एरोबिक क्या होता है। एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक होता है, इसमें भी ब्रेक होता है, बट यही है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ब्रेक, और एंड एरोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। वही यहाँ पे डेफिनेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन में। नाउ आगे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है तो कई सारे स्टेजेज में होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कि ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है आपका, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ ऑक्सीजन के हेल्प से एंड CO2 एंड H2O बनाया, ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज हुआ था। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट CO2 एंड H2O बना, ठीक है, इसके बीच में अलग स्टेप्स भी हुआ है, बट फाइनली ये बना है, तो हम फाइनल इक्वेशन एक्चुअली लिखते हैं, राइट। बट इसके बीच में जो सो अदर प्रोसेसेस भी होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो ब्रेक होगा ना वो जो है सो ब्रेक होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ग्लूकोज ब्रेक होगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम पाइरुवेट बोलते हैं या फिर पाइरुविक एसिड बोलते हैं, ठीक है, पाइरुवेट बोलते हैं या पाइरुविक एसिड। देखिए ग्लूकोज में क्या था, 6 कार्बन था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, तो ये 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है। और पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है, वो 3 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है, तो स्मॉलर मॉलिक्यूल में पहले कन्वर्ट होगा। तो ग्लूकोज सबसे पहले जैसे पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड में ब्रेक होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो है क्या होगा कि इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है, पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड से, तब जो है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा एंड एनर्जी रिलीज होगा, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ क्या कह रहा है कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक है ऑब्वियसली, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ठीक है, बट इसमें क्या होता है ना कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का फॉर्म, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनना, बट ये वाला प्रोसेस होगा ना, ये वाला प्रोसेस, ठीक है, ये आपका पहले साइटोप्लाज्म में होगा और फिर ये वाला प्रोसेस आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे मान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे जो है ना आपका ये वाला प्रोसेस जो हो रहा है, ग्लूकोज ये ब्रेक होता है आपका पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में। ये कहाँ पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म हम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो देखिए न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया एंड ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हो रहा है ये, ठीक है। और ये पाइरुवेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पाइरुवेट बना है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में बना है, वो वापस कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ऑक्सीजन है तो। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आया तो पाइरुवेट जो है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा कि यहाँ पे जो पाइरुवेट है, पाइरुवेट ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और तब बना लेगा CO2 एंड H2O एंड एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पाइरुवेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखना है कि सबसे पहले ग्लूकोज पाइरुविक एसिड में टूटेगा, ब्रेक होगा, उसके बाद डिपेंड करता है कि भाई ऑक्सीजन है
या ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है तो क्या होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, ठीक है, तब CO2 एंड H2O बनेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बिना ऑक्सीजन का ही ब्रेक होगा, जिस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनता है। और वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, वो भी साइटोप्लाज्म में ही हो जाएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एरोबिक के बारे में बात हो रहा है कि ये कंप्लीटली जो है ना, इट इज कंप्लीटेड पार्टली इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना पार्टली जो साइटोप्लाज्म में होता है एंड मेनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हुआ, बाकी आपका कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, ये सब क्या हम बता रहे हैं, एरोबिक की, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा होता है कि ग्लूकोज ब्रेक हुआ पायरुविक एसिड में साइटोप्लाज्म में, और वो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 एंड H2O बनाएगा एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ओके। एनाएरोबिक का थोड़ा बात अलग रहता है। एनाएरोबिक मतलब क्या कि भाई ये रेस्पिरेशन है जिसमें क्या होगा कि फूड मॉलिक्यूल जो है ना दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इनकम्प्लीटली और पार्शियली एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ऑलरेडी हमने ये बता दिया है, ये अलग अलग डेफिनेशंस है, ठीक है, मीनिंग सेम है। आगे आते हैं, देखिए अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है, एरोबिक का, तो वो प्लांट एंड एनिमल सारे में सेम होता है, राइट। अगर हम एरोबिक का बात करें, वेट, यस, एरोबिक रेस्पिरेशन is same in plants and animals, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल में एरोबिक रेस्पिरेशन सेम होता है, यानी कि प्लांट और एनिमल के में एरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा आपका यही होगा, C6H12O6 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, इसका ब्रेकडाउन हुआ CO2 में, H2O में, प्लस यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ किसके फॉर्म में, तो ATP के फॉर्म में एंड हीट के फॉर्म में, राइट। तो ये जो है सो क्या होगा, इन प्लांट एंड एनिमल बोथ, ठीक है, दोनों में सेम होगा। अगर हम इसकी बात करें इस प्रोसेस का, वेट, ठीक है, इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट में भी यही प्रोसेस होगा और एनिमल में भी सेम प्रोसेस होगा, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 एंड H2O ही बनेगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के बिना ब्रेकडाउन जो होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो वो प्लांट में एनिमल में एकदम डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेगा, राइट। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो ग्लूकोज यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। वेट, लेट मी इरेज इट, हाँ क्या हो रहा है भाई, यस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन प्लांट, तो क्या होगा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन का ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन नहीं होगा, ध्यान रखना है, बिना ऑक्सीजन का ब्रेक होगा, क्या बनाएगा, इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो प्लांट में क्या होता है कि ग्लूकोज ब्रेक होगा बिना ऑक्सीजन का और इथाइल अल्कोहल एंड CO2 प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड एनर्जी रिलीज होगा वही ATP एंड हीट के फॉर्म, बट एनर्जी बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होगा, राइट। फॉर्मूला अगर हम देखें तो भाई ग्लूकोज ब्रेक हुआ C6H12O6 ब्रेक हुआ, इथाइल अल्कोहल में C2H5OH, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देंगे तब भी चलेगा, ब्रैकेट लिखेंगे तब भी चलेगा, प्लस CO2 प्लस एनर्जी रिलीज हुआ ATP एंड हीट के फॉर्म में। बट वहीं अगर हम लोग बात करें एनिमल में, राइट, अच्छा ये सेम जो है ना प्लांट में जैसे होता है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसमें भी सेम होगा आपका, सेम चीज़, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आपका क्या होगा, इथेनॉल ही बनेगा, जैसे ईस्ट बैक्टीरिया वगैरह में भी अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें भी इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, राइट। बट एनिमल में जो है सो मामला डिफरेंट है। एनिमल में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्रेक होगा
वो बनाएगा आपको लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, इसमें भी बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में। किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में, राइट। तो याद रखना है एरोबिक रेस्पिरेशन सेम होगा, CO2 H2O प्रोड्यूस होगा, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। एनएरोबिक जैसे प्लांट एनिमल में जैसे डिफरेंट होगा, प्लांट में ये इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनिमल में लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, ओके। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना वो कंप्लीट मतलब ये होता है आपका साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत नहीं पड़ता है उसमें, राइट। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑलरेडी हमने देख लिया। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, बहुत लेस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोगों में भी होता है, ठीक है, एनिमल्स में भी होता है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल अगर हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, बैठे हुए चल रहे हैं, बोल रहे हैं, राइट, तो उस केस में जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगा हमारे बॉडी में, ठीक है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन से जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज सफिशिएंट। वहीं अगर हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब हम हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय हमारा बॉडी ज़्यादा एक्टिव होता है, हमारा ऑलमोस्ट सारा सेल्स काम करता है, ज़्यादा एनर्जी उसको खर्च करना पड़ता है, तो ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन होना होता है। और वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो कम पड़ जाता है। इसीलिए तो ब्रीदिंग, देखिए क्या होता है ना कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय जो है ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। आप अगर रनिंग वगैरह करेंगे तो क्या होगा, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रनिंग कर रहे हैं तो हमारे बॉडी को चाहिए ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि अभी ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो उसके डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो, और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है ताकि जैसे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी कैरी करे, सेल तक पहुँचाए और एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, राइट। फिर भी अगर हमारा बॉडी ज़्यादा काम कर रहा है और ये ब्रीदिंग फास्ट होने के बाद भी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के बाद भी जितना ऑक्सीजन पहुँच रहा है सेल को, अगर वो सफिशियंट नहीं रहा, ठीक है, उतना एनर्जी प्रोडक्शन में जितना हमारे बॉडी को चाहिए, तो क्या होगा कि बहुत सारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बिना ऑक्सीजन के ब्रेक होने लगेगा ताकि एनर्जी के डिमांड को पूरा किया जा सके, सेल को एनर्जी प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है, फंक्शन करने के लिए। तो हमारे बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा कब? जब एनर्जी का डिमांड बढ़ जाएगा तब, और ऑक्सीजन उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि इन एनिमल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मसल सेल्स स्पेशली, ठीक है। हम जब हैवी फिजिकल वर्क करते हैं तो फिजिकल वर्क से हमें क्या होता है कि मसल सेल्स ही क्या होता है, एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा, तो मसल सेल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा कब? तो हैवी फिजिकल वर्क के समय, नॉर्मल फिजिकल वर्क के समय नहीं, हैवी, जब ज़्यादा हम फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं तब। उसके कारण क्या होता है कि देखिए हैवी फिजिकल वर्क होगा तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बनेगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या होगा, मसल्स में डिपॉजिट होते जाता है, वो निकलने का जगह नहीं है, तो वो अकुमुलेट होते जाएगा, कलेक्ट होते जाएगा मसल्स में, और लैक्टिक एसिड के अकुमुलेशन के कारण हमारे पैर में दर्द होने लगता है, मतलब क्रैम्प आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्प, ठीक है, क्या बोलते हैं, मसल क्रैम्प। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड and the accumulation मतलब collection, deposition of this lactic acid, okay, it causes muscle cramps। इसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी में मसल क्रैम्प आता है, जो भी बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। आप ज़्यादा रनिंग करेंगे तो पैर का मसल ज़्यादा एक्टिव होगा, तो उसमें ज़्यादा एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, ज़्यादा लैक्टिक एसिड बना, अब वो कलेक्ट होते गया, जिसके कारण जैसे लेग्स का मसल्स दर्द करने लगेगा। अगर आप हाथ से कोई हैवी फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हाथ में लैक्टिक एसिड का मतलब हाथ में जो मसल्स है उसमें लैक्टिक एसिड ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, तो वहाँ पे मसल्स क्रैम्प आ जाएगा। तो जो भी बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्टिव होगा फिजिकल वर्क के समय, उस बॉडी पार्ट के मसल्स में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनेगा, अकुमुलेट होगा, उसके कारण क्रैम्प आएगा, राइट, ये होता है, ठीक है, क्रैम्प आया रनिंग वगैरह के कारण या स्पोर्ट्स के कारण, ठीक है। अब हम क्या होता है ना कि मतलब मसल क्रैम्प से हमको रिलीफ मिल सकता है, दो चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहला तो मसाज कर सकते हैं, जो भी बॉडी पार्ट अफेक्टेड है, जहाँ पे दर्द हो रहा है हैवी फिजिकल वर्क के कारण, वहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन क्या है,
हम जो है सो मतलब नहा सकते हैं, वी कैन टेक बाथ विद द वार्म वाटर, ठीक है, गर्म पानी से नहा सकते हैं। इस दोनों से फ़ायदा क्या होता है, देखिए जब हम मसाज करेंगे या गर्म पानी से नहाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो उस पार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है, क्योंकि ब्लड तेजी में फ्लो कर रहा है तो नॉर्मल से ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है उस पार्ट में, और ज़्यादा ऑक्सीजन जो जा रहा है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन क्या होगा कि लैक्टिक एसिड से रिएक्ट करेगा और उसको फिर फर्दर ब्रेक करेगा CO2 एंड H2O में, ठीक है। और CO2 को हम रिलीज कर देंगे, एक्सहेल करेंगे, H2O भी डिफरेंट मीडियम से जो बाहर आएगा। तो ऐसे करके धीरे 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 लैक्टिक एसिड कम होते जाएगा और क्रैम्प जो है सो उससे हमको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो जब भी मसल क्रैम्प आवे तो हम जो है सो या तो मसाज करेंगे या फिर हॉट वाटर या वार्म वाटर से क्या करेंगे, विल टेक बाथ, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। ये आपका वही जो हमने बोला वही मेंशन किया हुआ है। अब आ जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो वैसे तो एनिमल्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, जब ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तब, ठीक है। बट मेनली ये जो ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे आपका फंजाई हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इस सब में होता है, ठीक है। एक टर्म आपका आता है ग्लाइकोलाइसिस। हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि रेस्पिरेशन आपका एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, सबसे पहले ग्लूकोज ब्रेक होगा पायरुविक एसिड में, ठीक है। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में ब्रेक होगा। पायरुविक एसिड जिसको हम पायरुवेट भी कहते हैं, ठीक है, पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट में पहले ब्रेक होगा, ठीक है। उसके बाद ये पायरुविक एसिड जो है ना लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, या फिर आपका देखिए एक मिनट, लेट मी राइट हियर। ये पायरुविक एसिड अगर क्या होता है कि ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो उससे रिएक्ट करेगा तो CO2 एंड H2O बनाएगा, ये तो एरोबिक हो गया। एनएरोबिक अगर हम बात करें प्लांट में तो इथेनॉल बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, इथेनॉल प्लस CO2। अगर एनिमल में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए कोई भी प्रोसेस हो, एरोबिक हो, एरोबिक में क्या हो रहा है कि CO2 H2O बन रहा है, एनएरोबिक में प्लांट एनिमल में डिफरेंट चीज बन रहा है, तो ये पायरुविक एसिड से ही बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वह एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, शुरू में ये ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होगा ही होगा पायरुविक एसिड में, यानी कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा ही होगा। पायरुविक एसिड फर्दर वो ऑक्सीजन है कि नहीं, अगर ऑक्सीजन है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन नहीं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, ये होता है। तो ये ग्लूकोज जो पायरुविक एसिड में ब्रेक होगा ही होगा, एंड इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक एसिड में ब्रेक होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होना है, ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, रिएक्ट करेगा, CO2 H2O बनाएगा। ऑक्सीजन नहीं है तो वो डिपेंड करेगा कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। प्लांट सेल है तो साइटोप्लाज्म में ही ये पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में ब्रेक हो जाएगा। अगर एनिमल सेल है तो क्या हो जाएगा, ये लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बट फर्स्ट स्टेप आपका यही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कि कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, ये आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ पे होगा आपका, ये आपका होगा साइटोप्लाज्म में, राइट। वही यहाँ पे बोला है साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यानी कि अगर एक ग्लूकोज ब्रेक हो रहा होगा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो वो 2 पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, मतलब फॉर्म करेगा। पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल छोटा होता है ना, 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है। ग्लूकोज में कितना होता है, 6 कार्बन एटम, इसमें होता है आपका 6 कार्बन एटम, ठीक है। और वही क्या हो रहा है, बदमाशी कर रहा है ये तो, हाँ क्या हो गया इसको,
आजा भाई नीचे। हाँ, और ये जो आपका क्या होगा, पायरुविक एसिड होता है ना, ये थ्री कार्बन एटम वाला होता है, ठीक है। तो थ्री कार्बन एटम वाला दो बनेगा, ठीक है। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो दो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें कोई एनर्जी का जरूरत नहीं, सॉरी ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। पायरुविक एसिड का ये फॉर्मूला है जो जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। इसको कीटोन बोला जाता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी समझ में उतना नहीं आएगा, राइट। अब आगे आ जाते हैं हम लोग। ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। क्या कह रहा है कि इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो क्या होगा, वो पायरुविक एसिड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा एंड CO2 एंड वाटर बनाएगा, सिंपल। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, वही पायरुविक एसिड जो है या तो इथेनॉल एंड CO2 में ब्रेक होगा अगर प्लांट सेल है तो, या फिर एनिमल सेल है तो लैक्टिक एसिड में फॉर्म होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार और समझ लेते हैं। क्या हो रहा है कि सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म। सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, 2-3 बार रिपीट हो गया है। आई होप कि आपको याद ही हो जाए अभी। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है साइटोप्लाज्म में, राइट। अब ये पायरुवेट जो है, ठीक है, अब ये जो पायरुवेट है अगर ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो ऑक्सीजन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, उससे रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, एंड वो पायरुवेट कन्वर्ट होगा CO2 एंड H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ऑक्सीजन नहीं है तो अगर मान लेते ईस्ट में होगा या प्लांट में हो रहा है, ठीक है, प्लांट सेल या ईस्ट वगैरह में हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, तो इथेनॉल बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वही अगर ऑक्सीजन नहीं है और क्या होगा, एनिमल सेल में हो रहा है, मसल सेल्स में हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो फर्स्ट 2 कंडीशन हमने यहाँ पे देखा है, ये दोनों, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन का है, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो पायरुवेट इस समय कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का और एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उस एनर्जी का इमीडिएटली यूज हो जाता है ATP बनाने में। उसमें मैंने बताया ना कि ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिएक्ट करेगा, एनर्जी इसको चाहिए, ठीक है। इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ATP बनाने के लिए। ये तुरंत कंबाइन होकर ATP बना लेगा। तो यहाँ एनर्जी कहाँ से आया, तो अभी जो रेस्पिरेशन में जो है एनर्जी रिलीज हुआ ना, उसी एनर्जी का इमीडिएटली यूज हो जाता है। इमीडिएटली यूज हो जाता है क्या बनाने में, ATP बनाने में। और फिर जो बाद में जब सेल को जरूरी होता है तो वो ATP ब्रेक होता है तो एनर्जी सप्लाई करता है किसको, सेल को, ठीक है। इसीलिए ATP को जो क्या बोला जाता है, करेंसी, ठीक है, ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी, सॉरी एनर्जी करेंसी बोला जाता है, ठीक है। एनर्जी करेंसी, एनर्जी प्रोवाइड करते बाद में, ओके। ये ऑलरेडी हमने बता दिया हुआ है ATP क्या होता है, ATP क्या होता है, राइट। ये कैसे फॉर्म होता है ADP वगैरह से, ओके। ADP एंड फॉस्फेट एनर्जी, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, लीव इट, ओके। नाउ ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, राइट, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। ये भी इंटरेस्टिंग था, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू।